जनवरी में हम आ चुके हैं, नया साल शुरू हो चुका है और फरवरी की शुरुआत में ही 1 या 2 तारीख को बजट आ जाता है। तो ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो बजट के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए, ये एक स्पेशल कवरेज है जो हम आज से आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो आप अगला 1 से 1.5 घंटा हमारे साथ रहिए। एक्शन पैक रहने वाला है, जिसमें आपके सवालों के जवाब तो हम देंगे, उसके साथ साथ जो पूरा बाजार का एक्शन बन रहा है, स्पेशली जो वेनेजुएला वाला इम्पैक्ट है मार्केट पे, उसका बजट के ऊपर, हमारी इकोनॉमी, हमारे मार्केट्स के ऊपर किस तरह का असर होगा, ये हम आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आज मार्केट में किस तरह का एक्शन है। रिकॉर्ड हाईज हमने शुक्रवार को लगते हुए देखे थे, आज फिर से मार्केट में नए रिकॉर्ड हाई लगे हैं। तो पहले आज का कारोबारी आपके सामने रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से ट्रेड में अपनी रणनीति बनानी चाहिए। तो निफ्टी में आज हम उठापटक जरूर देख रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला वाला जो पूरा इंपैक्ट है वो आज मार्केट्स पे देखने को मिला है। लेकिन फिर भी इस बीच आप देखिए 26,373 का जो नया रिकॉर्ड हाई लेवल है वो निफ्टी ने टच किया है। बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं है, बैंक निफ्टी में भी आप देखिए तो नया रिकॉर्ड हाई आज लगा है 60,437। ये लेवल है जहां तक आपको बैंक निफ्टी आज जाता हुआ दिखा है। तो वहां से जरूर थोड़ा सा नीचे आया, उठापटक है मार्केट्स में, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन नया रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखा है। इस बीच आप ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी ½ % तक दौड़ते हुए दिखे हैं। कंपनियों के बिजनेस अपडेट आ रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कुछ मिड कैप PSU बैंक्स हैं, उनके नंबर्स आए थे। ओवर द वीकेंड भी नंबर्स आए हैं, उसका इंपैक्ट आप देखिए पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। स्पेशली जो PSU बैंक्स हैं उनमें ज़्यादा एक्शन देखने को मिला। हालांकि HDFC बैंक के भी हमने देखा है कि जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं उसका इंपैक्ट स्टॉक पे काफ़ी हद तक देखने को मिला है। इसके साथ साथ प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज के सेशन में बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। इनको लेकर भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बाजार में नया रिकॉर्ड हाई लगा है और फ्राइडे का जो मूव था, मोमेंटम था, वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ दिखा। निफ्टी लगातार 3 दिन से मजबूत है और बैंक निफ्टी में 4 दिन से लगातार हो रही है तेजी। तो इस बीच में आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इस पर जरा बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को-फाउंडर VLA अंबाला कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून संदीप जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स जी। तो मैम, ये जो नए रिकॉर्ड हाइज लग रहे हैं, ये कितना उत्साहजनक है और कितना और मोमेंटम, ये जो रेल पकड़ी है गाड़ी ने, मतलब तेजी की, ये कितनी और आगे जाएगी? 5वें गियर में तो हम नजर आ रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू रहेगा मोमेंटम? स्पोर्ट्स कार खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब महंगा खर्चा है। हाँ, यस, आई मीन स्पीड जो एक देखने को मिलेगी मार्केट में, इट इज समथिंग सरप्राइजिंग रहेगी, जहां पर हमारे गोल्ड सिल्वर भी मजबूत रहेंगे और हमारी मार्केट भी मजबूत रहेगी। तो समथिंग कुछ ऐसा सही होने वाला लग रहा है जो कि 2022 वगैरह में हुआ था। नाउ अभी अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि इंडेक्स लेवल पर क्या कुछ इंडेक्स के जो कंट्रीब्यूटिंग स्टॉक्स है उन सेक्टर्स में कुछ ऐसे बड़ा सेटबैक नहीं दिख रहा है। और टू बी स्पेसिफिक, रिलायंस जो है, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग रह रहा है और आगे भी रहेगा इंडेक्स को सपोर्ट करने के लिए, वो अभी भी मजबूत है। उसके अपने कारण है, उसकी एक अपनी थीम है जिसकी वजह से उसमें पैसा आता रहेगा और उसकी वजह से रिलायंस का जो सपोर्ट है इंडेक्स लेवल पर आगे भी बरकरार रहने वाला है। देयरफॉर इंडेक्स में बहुत बड़ी गिरावट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। इनफैक्ट अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट हमें अभी भी देखने के लिए मिलेगा। और रही बात कि हम इंडेक्स से और क्या एक्सपेक्ट करें, इस मार्च से पहले तक हम इंडेक्स से और क्या एक्सपेक्टेशन रखें, तो मेरी नजर में 26,750 और 800 की तैयारी तो अगले 2 हफ्ते के अंदर हमको कर लेनी चाहिए। इसके बाद सरप्राइज नहीं होंगे हम कि अगर एक बार ये 27,000 को छू दे। ये मार्च से पहले का आउटलुक है, इसके बाद जो होना है वो अलग बात है, लेकिन मार्च से पहले ये 2 चीज है। अगले 2 हफ्ते के अंदर 25,750 से 25,800 की रेंज और पूरे मार्च तक 27,000 के टच करता हुआ दिखता है। अच्छा, मतलब 27,000 आपको इसी वित्त वर्ष में, यानी कि इसी क्वार्टर में होता हुआ दिख रहा है? जी जी। चलिए, परफेक्ट है। तो ये तेज़ी का मोमेंटम और भी जारी रह सकता है। तो स्पोर्ट्स कार लेने की ज़रूरत तो पड़ेगी, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, तो ऐसी रफ्तार तो फिर स्पोर्ट्स कार में ही आती है। तो बढ़िया, आपने बहुत ही बढ़िया समराइज़ किया है इस चीज़ को। तो फिर आज जो हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे ना मार्केट में, या फिर जो मिड कैप स्मॉल कैप में ½ % तक का आपको मैंने आपको बताया आज बना है, उसमें कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर जिनमें ज़्यादा तेज़ी या फिर गिरावट आ रही है? गेनर लूजर्स जो हैं निफ्टी के, मिड कैप इंडेक्स के, स्मॉल कैप इंडेक्स के, वो आपके सामने रखते हैं। फिर बजट वाली जो कवरेज है फिर वो आपके लिए सामने लेकर आएंगे। आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के, अगर मैं सबसे पहले आपको गेनिंग स्टॉक्स के बारे में बताऊं ना, तो निफ्टी के गेनिंग स्टॉक्स में आज आपको एक डिफेंस का स्टॉक है BEL, ये टॉप पर नज़र आएगा। वैसे अगर आप देखेंगे ना, जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं ना, उसमें से जो गेनिंग साइड के स्टॉक्स हैं वो 33 हैं, यानी कि
2/3 हिस्सा आप देखेंगे तो मजबूत स्टॉक्स है। इसमें नेस्ले है, 2 आपको ऑटो स्टॉक्स नजर आएंगे, मारुति और आइशर मोटर्स 0.2% के आसपास का अप हुआ। और आज एशियन पेंट्स में भी देखिए क्रूड की गिरावट का इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव साइड पर 0.2% के आसपास के गेंस के रूप में दिख रहा है। निफ्टी के लूजर्स की अगर आप बात करेंगे, जो 16 शेयर नीचे है ना, उसमें जो आपको सबसे ज़्यादा गिरावट दिखेगी वो आईटी स्टॉक्स में नजर आएगी, जिसमें इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो तो है ही है। एचडीएफसी बैंक के बिजनेस अपडेट्स आए हैं, उसका इम्पैक्ट है वो हम आगे आपको बताएंगे। और ओएनजीसी में भी आप देखिए करीब 1.5% के आसपास की गिरावट आज आपको नजर आएगी। उम्मीद ये थी कि यहाँ पे कुछ तेज़ी बनेगी, जो पूरा मामला बना है वेनेजुला वाला, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए उसके विपरीत आपको गिरावट ही स्टॉक में देखने को मिल रही है। मिड कैप साइड पे आइए, जहां हम देख रहे हैं कि आज के सेशन में आपको अभी भी 102% के आसपास के गेंस दिख रहे हैं। इंडेक्स में आप देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बिजनेस अपडेट्स आए हैं उससे बाजार उत्साहित है, करीब 4% के आसपास का अप मूव है। आज डिफेंस स्टॉक्स तो लाइमलाइट में है ही है, ये जो पूरा हमला हुआ है ओवर द वीकेंड वेनेजुला पर, उस वजह से बीडीएल ऊपर है 3.25%, वोल्टास में 3.5% के गेंस है, ब्लू स्टार भी। तो अब पूरा जो साइकिल है ना, गर्मी वाले शेयर जो होते हैं, एसी वाले शेयर होते हैं, वो सर्दियों में ही इंपैक्ट आने लगा है। तो वोल्टास, ब्लू स्टार 3 से 3.5% ऊपर है, और एस्ट्रल पॉलिटेक में भी करीब 3% के आसपास का अप है। लेकिन मिड कैप में नीचे कौन खींचने का काम कर रहा है इंडेक्स को, वो स्टॉक्स अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको नजर आएगा प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज। ये 2 स्टॉक हैं जो कि 5 से 5.5% की गिरावट दिखा रहे हैं। इसमें माफ कीजिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुआ क्या है। एमएनएम फाइनेंशियल में बिजनेस अपडेट्स का असर है, 4% नीचे है ये स्टॉक। हुडको के बिजनेस अपडेट्स पिछले हफ्ते आए थे, ये स्टॉक करीब 2.5% नीचे है, और इतनी ही गिरावट आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के शेयर में भी देखने को मिलेगी। आज स्मॉल कैप इंडेक्स ज़्यादा उत्साहित है एज कम्पेयर टू मिड कैप इंडेक्स। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में जो गेनिंग स्टॉक्स हैं ना, उसमें आप देखिए गंधार ऑयल रिफाइनरी 14.5% का अप मूव है। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, इसमें फिर से मोमेंटम बनने लगा है, 3000 के आसपास से स्टॉक घुमा है, और देखिए 13.5% का अप मूव है। राजू इंजीनियर्स सरप्राइजिंगली आज एक नाम है जो कि 8.25% ऊपर है। ओरियन टेक्नोलॉजीज पिछले हफ्ते स्मार्ट मूव था, इस हफ्ते भी कैरी फॉरवर्ड होता वो दिख रहा है। जो शेयरधारकों को मंजूरी आई थी शेयरधारकों की ओर से बोनस इशू को लेकर, 0.8% का अप मूव यहाँ पे भी दिख रहा है। और मुथूट माइक्रोफिन 0.7% के आसपास के गेंस इस स्टॉक में भी आज के सेशन में फिलहाल आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा स्मॉल कैप लूजर्स की अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपको सबसे ऊपर नजर आएगा साइंस सिल्क्स, यानी कि कला मंदिर। ये स्टॉक अब एक्सटेंड होगी, इसकी गिरावट 11.5% के आसपास का डाउनफॉल है। क्यूपिड में हमने पिछले हफ्ते ही देख लिया था, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी, आज वो एक्सटेंड हो रही है, 10% से ज़्यादा का गिरावट का मूव स्टॉक में दिख रहा है। 0.6% नीचे आपको बाजार स्टाइल रिटेल दिखेगा। जिंदाल ड्रिलिंग 0.6% की गिरावट है। और सफायर फूड्स, पिछले हफ्ते जो मर्जर की खबर आई थी, वो अब आगे और ज़्यादा चलते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब गिरावट और भी ज़्यादा इसमें गिरती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक्स हैं जो कि आज ज़्यादा लाइमलाइट में है, ज़्यादा फोकस में। सबसे पहला सवाल जो हमें मिला है ना, वो है हर्षा जी का। ये कह रहे हैं कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ पे मुझे अपना व्यू बताइए और अपना टारगेट भी बताइए। मेरे पास 103 रुपये 60 पैसे के शेयर रखे हुए हैं, तो क्या मैं इसे होल्ड करूं, और अगर हाँ तो कितना लंबा? एक मिनट, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, ओके, एसटीएल टेक। इन्होंने अभी एंट्री नहीं बनाई है, राइट? कर लिया मैम, 103 रुपये 60 पैसे पर। ओके, एंट्री करने के बाद टारगेट एसएल कौन पूछता है, पहले देखना चाहिए। वेल ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पॉसिबल टारगेट्स है दैट इज 115 टू 125। ये 125 124 सेकंड टारगेट की 1 रुपए की रेंज समझ के चले, तो ये टारगेट के तौर पर आप देख सकते हैं। लेकिन आपने एंट्री 103 पर की है। आई नीड टू से दिस कि आप अगर ये 98 पर आ जाए तो थोड़ा बहुत एडिशन करने की गुंजाइश रखिए। मेंटेन कंबाइंड स्टॉप लॉस 94, चाहे आप एंट्री एवरेजिंग करें या नहीं करें तो भी स्टॉप लॉस 94 ही है, एंड टारगेट जो है 115 टू 125 तक है। तो आप फिलहाल आप इसको होल्ड कर सकती है, बट वेरी लाइकली 98 आएगा एक बार, थोड़ा बहुत एडिशन करने की गुंजाइश रखिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो इस तरह से आप स्टरलाइट टेक पे चाहें तो अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। अच्छा, विभोर स्टील मैम, एक समय जब आईपीओ आया था ना, तो उस समय बहुत ज़्यादा फोकस में था ये VIBHOR, विभोर स्टील। इसके बारे में बताइए। कह रहे हैं विजेश जी 429 रुपये 51 पैसे पे इनकी बाइंग है। कह रहे हैं कि आईपीओ आया था उस टाइम का है मेरे पास, तो आईपीओ आई हुए थोड़ा टाइम हो गया, और देखिए मैम इन्होंने काफ़ी ऊपर ये आईपीओ मैंने रिव्यू भी किया था। हाँ, आई हैव रिव्यूड दिस आईपीओ, इट वाज अ वेरी गुड लिस्टिंग। हाँ, तो लिस्टिंग अच्छी हुई थी, उस समय पैसा बना था, और अभी ये कह रहे हैं कि जिस भाव पे इन्होंने लिया उससे काफ़ी नीचे आ गया। तो थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए आप, 6-8 महीने का, 1 साल का, उसमें क्लियर हो जाएगा ये। तो बात अभी ये है कि इतने दिनों तक आपने इसको रखा क्या सोच के है, सिंपल।
उसका जवाब जरूर लिखिएगा कमेंट्स में, ताकि आपकी इस आपके इस डिसीजन से जो बाकी लोग हैं वो भी थोड़ा सा रूबरू हो सके और कुछ सीखें। अगर उसमें कुछ बताने सिखाने लायक है तो कोशिश करिएगा कमेंट में बताइए, ताकि लोगों को पता चले कि क्या अवॉइड करना है फ्यूचर में और क्या नहीं। ये जस्ट एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये कर सके तो बहुत सारे लोगों को इससे कुछ समझ में आएगा अगर आप बता पाए। वेल, टू बी स्पेसिफिक, VSTL अभी ऐसी रेंज पर पहुंच गया है संदीप जी, जहां से बहुत सारे स्टील के, मेटल्स के स्टॉक्स धीरे धीरे करके, क्योंकि मेटल चला है, मेटल के जो अभी कंपनीज है जो प्रोडक्शन करती हैं छोटे आइटम्स, बड़े आइटम्स, जो प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आते हैं, उन कंपनीज पर फोकस बढ़ेगा एंड दिस कुड बी वन ऑफ देम। अब इसमें जो प्राइस है 137 पर है, आपकी तो 400 से ऊपर की बाइंग है, 400 से ऊपर की बाइंग है। मैं कहाँ कैसे बोलूं कि आप इसमें एवरेज करिए। यू नो बहुत दूर है आपका स्टॉप लॉस, जो आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है। सो कोशिश करिए कि ऐसी ऐसी गलतियां ना करें। चाहे आप कितना भी अच्छा स्टॉक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रख रहे हो, लेकिन कुछ तो होता है ना, स्टॉप लॉस 30%, 20%, 25%, 50%, कहीं तो निकलना होता है। ऐसे करेंगे तो कैपिटल आपके हाथ से निकल जाएगा। सो नाउ कमिंग बैक टू द VSTL, जो कि अभी अपने सेक्टर से सस्ता है, नंबर 1। सो दैट गिव्स एन इनसाइट कि अपने सेक्टर से लगभग 20% सस्ता होने की वजह से पॉसिबल है कि इस स्टॉक में एक वापस से मूवमेंट जनरेट हो। नाउ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिस कंपनी हैज अनाउंस्ड 60% प्रॉफिट। तो ये सेक्टर से सस्ता है, प्राइस चार्ट पर बहुत डिक्लाइन हो गया है एंड इसमें प्रॉफिटेबल है। साथ में जो मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर ने बढ़िया परफॉर्म किया और अब इसके जो रिलेटेड कंपनीज है वो चलना शुरू होंगे। सो इस पूरी चीज के साथ VSTL एक नए अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं रिबाउंड के लिए तैयार हो रहा है। सो जिन लोगों को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक ढूंढने हैं, VSTL कुड बी वन ऑफ देम। नाउ एक रेंज जरूर ध्यान में रखें, 136 के आसपास है। आपको मैं पहले टारगेट्स बताऊंगी, स्टॉप लॉस, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें एवरेजिंग करनी है या नहीं। ओके, सो दिस इज एट 136 एज ऑफ नाउ एंड पॉसिबली कि अगले कुछ 2-4 दिन के अंदर 132 तक भी आ सकता है। तो 137 से 132 इज बाइंग रेंज फॉर मी, जो कि जिसको ये रिवर्सल ट्रेड पूरा प्लान करना है। तो स्टॉप लॉस जो यहाँ पर हम मेंटेन करेंगे 115 रुपए का, मोर देन इनफ है। और यहाँ से जो आप टारगेट्स मिलेंगे पॉसिबली 162 फर्स्ट टारगेट एंड अप्रोक्सीमेटली 190 सेकंड टारगेट के लिए चेस किया जा सकता है। सो ये इसमें एक पॉसिबल मूवमेंट है जो मिल सकता है बहुत आसानी से। 190 के बाद ट्रेलिंग करिए अगर आप 6 महीने से ज्यादा इसको होल्ड करना चाहते हैं तो अब आपका सवाल जो है कि आपकी 400 के ऊपर की बाइंग है, आपको डिसाइड करना है। मेरी नजर में अगले 6 महीने तक का यही व्यू है। आपको एवरेजिंग के थ्रू इसमें एग्जिट ढूंढना है। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सके तो कर लीजिए, अदरवाइज जैसा है लॉस तो कम हो जाएगा अगले 6 महीने में, वो मेरा एक ओपिनियन है। एवरेजिंग करना है नहीं करना आपके डिसीजन पर आएगा, बट जिस तरह का डिसीजन आपने लिया है मुझे लगता है कि आपके पास शायद उतने फंड्स नहीं है, तो जैसा है 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए। 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, परफेक्ट है। एथर एनर्जी मैम, आशीष चक्रवर्ती जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि 100 शेयर हैं 755 रुपए के रेट पर, मुझे 3 महीने का व्यू दीजिए और उसके साथ में एक स्टॉप लॉस भी है। जस्ट अ मिनट। 755 की कॉस्ट है। एथर एनर्जी हाँ जी। यस, इट इज ऑन स्क्रीन। मैं कुछ और देख रही थी। यस, इनकी बाइंग कितने की है संदीप जी, एक बार प्लीज बता पाएंगे वापस? 755। 7। ब्रेकआउट प्ले किया है आपने, तो इस ब्रेकआउट प्ले का एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रख लीजिए, विच इज 690। 690 के नीचे रोकने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रोकेंगे भी तो रुकेगा नहीं। वॉल्यूम अच्छा पार्टिसिपेशन चाहिए, जो इस प्राइस पर तो मुझे नहीं लगता आएगा। और 690 के एसएल पर आप इसको चाहे तो थोड़े दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, जिसमें कि एक पॉसिबल टारगेट 755 से 800 का मिल सकता है, बट काइंड ऑफ अ रिस्की बेट एज ऑफ नाउ। ठीक है, 690 रुपये आपके लिए स्टॉप लॉस निकल के आ गया। अनिंद्य पाल जी कह रहे हैं तिलकनगर इंडस्ट्रीज बाइंग है इनकी 470 रुपये की, शॉर्ट टर्म का टारगेट इनको चाहिए। और दूसरा BEL इन्होंने ले रखा है 413 पर, 413 रुपये का, इसका भी शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए इनको। BEL ले रखा है 400 413 पर। 41 वो अभी लिया है आपने शो को, ठीक है, लेने से पहले टारगेट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अभी 414 के आसपास में है। यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 440 है एंड दूसरा एक्सटेंडेड टारगेट यहाँ पे 470 का है। मतलब शॉर्ट टर्म टारगेट डाउन द लाइन 2 से 5-6 हफ्ते तक की बस। एंड स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करके चलेंगे यहाँ पर, आप 390 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चले। तिलक नगर इंडस्ट्रीज मैं आपको कुछ टारगेट्स नहीं दे पाऊंगी इसमें, इस स्टॉक को मैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में होल्ड करके चल रही हूँ।
माय गुडनेस, तो लिकर में आप भी इन्वेस्टेड हैं और लिकर में हम देख रहे हैं कि बूम बूम हो भी रहा है। सुबह आपने मुझे अपडेट दिया भी था, एफबी एग्रो हमारी बातचीत हुई थी पिछले फ्राइडे को आई थिंक, तो उसके टारगेट्स यस। हिट हुए हैं। क्योंकि थर्सडे को 10% का सर्किट लगा था, उसके बाद 6.25% ये फ्राइडे को भी चला था। तो आपने आई थिंक कुछ जी 1640 रुपये का बताया था मुझे, टारगेट शायद हिट हुआ है। तो जी। तो वो लेवल आगे हैं जो आपको बोले गए थे। एक और स्टॉक भी था, आपने अपडेट दिया था मुझे, मैं भूल रहा हूँ। संदूर मैग्नीज मेटल्स का संदूर ही था, मैग्नीज, एक माइनिंग इंडस्ट्री का स्टॉक था। हाँ उसके भी टारगेट्स अचीव हुए हैं। अच्छा, MEIL, अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करती हैं, MEIL इज मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, 371 रुपये का यस। प्राइस है अभी। हमारे एक दर्शक हैं कुणाल जी, कुणाल जी कह रहे हैं कि 380 पर बाय क्या, अच्छा 380 पे बाय कर रखा है इन्होंने, ये पूछ रहे हैं। तो मैंने कह रहे हैं रेकमेंड कि किया था ये 375 के आसपास। हाँ, तो ये 380 पे बाय किया हुआ है, इन्होंने पूछ रहे हैं कि अब क्या करें। होल्ड, ना तो टारगेट हुआ है ना स्टॉप लॉस, और उसी बाइंग रेंज में 380 से 370 इज द बाइंग रेंज एंड स्टिल एट 371। तो अभी फिलहाल आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, वो बताया था 360 के आसपास, उसकी तैयारी 355 के आसपास उसकी तैयारी रखिएगा। स्टॉप लॉस जो है 340 से ज्यादा रखना नहीं है। और यहाँ पर जो टारगेट है 400 से लेकर के हमको लगभग 450 के मिनिमम टारगेट तो मिल सकते हैं। तो व्यू अभी भी इंटैक्टेड है, ना टारगेट हुआ ना स्टॉप लॉस, तो फिलहाल होल्ड कीजिए। ठीक है, फिलहाल इसको आप होल्ड कीजिए, ना स्टॉप लॉस हुआ है ना इसका टारगेट हुआ है। तो आपने अगर मैम के कहने पे लिया था तो आप अभी इसमें बने रह सकते हैं। अच्छा, साक्षी पाल जी कह रही हैं कि हेलो मैम, प्लीज़ सजेस्ट फ्रेश एंट्री लेवल एंड टारगेट फॉर क्यूपिड एंड एडलवाइस। लेना चाह रही है मैम, पूछ रही हैं, इन्होंने मन बनाया है, क्या सही लेवल है क्यूपिड और एडलवाइस में? क्यूपिड में तो पिछले हफ्ते और पिछले साल बहुत ही अच्छा मूव आया, उसके बाद करेक्शन भी यस। स्टॉक में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। इस करेक्शन के बाद ना सुबह भी किसी का स्टॉक सवाल आया था कि क्यूपिड में क्या लेना चाहिए, आई थिंक सिद्धार्थ नाथ जी का सवाल था। तो हर किसी के मन में यही आता है ना कि 500 सवा 500 वाला, मैं एग्जैक्ट लेवल भी देख लेता हूँ कहाँ तक गया था। अब वो घटकर आ गया 372 370 रुपये के आसपास। तो क्यूपिड में हमने लेवल बनते हुए देखे थे 526 रुपये 95 पैसे के, और वहाँ से गिरता गिरता आई थिंक 250 रुपये का फॉल आ गया। तो फिर किसी के मुंह में पानी आएगा, पानी लाना चाहिए या नहीं? देखिए, बहुत डोमिनेंट सी कंपनी इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट सपोर्ट है, पर्सनल चॉइस है, तो इसको बहुत ज्यादा कंपटीशन है नहीं मार्केट पे। अब रही बात कि मुंह में पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नॉट एट दिस प्राइस। वेट फॉर अ बेटर एंट्री जो कि 300 से 280 के आसपास आ जाएगा, और अभी 370 पर है, तो आप समझ सकते हैं कि अपने अच्छी एंट्री से ये भी कितना दूर है। सो वेट फॉर सम मोर टाइम, 25 से 30% का गेन डिक्लाइन करंट प्राइस से भी आ सकता है। तो अभी फिलहाल आप उस प्राइस के लिए वेट कीजिए। तो थोड़ा प्राइस अलर्ट लगा के जरूर रखें कि जब भी ये 280 300 के आसपास आए तब एंट्री बना सकते हैं, बट अभी तो महंगा है। 280 300, अब वो पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही कि आ जाएगा क्या। पहले ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं कि आ जाते हैं वो जो प्राइस आप बोलती हैं। डिक्सन भी आ गया। देखिए, डिक्सन की हम बात कर रहे थे जब जब लगभग डिक्सन टेक 14,000 के आसपास था। एंड मुझे याद है मैंने बोला था कि 11,000 10,500 के आसपास आए साढ़े दस तो वो हज़ार ज्यादा यस यस। बेटर एंट्री, 10,500 के आसपास आए तो ज्यादा बेटर एंट्री बनेगी। और अब 11,000, जब ये 14,000 के आसपास था, 11,500-600 से रिवर्स थोड़ा बहुत एक पुल बैक मूवमेंट देखा गया है इसमें अभी अभी। तो थोड़ा बहुत मार्जिन आप रखो, ऐसा नहीं कि जो रेंज एकदम दिया है उसी को रख के रहेंगे। एक स्टॉक का नेचर देखो, कितना रेंज वो जनरल चलता है। अगर उसका नेचर ही है कि 10% 5% उसके लिए कुछ नहीं है, तो रेंज में 1% प्लस माइनस आप कर सकते हो आपके हिसाब से, बट उससे ज्यादा मत करिए, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक ना मैम दालमिया भारत सीमेंट देखिए, और दूसरा डिविस लैब देखिए। सौरभ गोयल जी का सवाल है, कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून संदीप जी एंड विजय लक्ष्मी मैम, आपका पूरा नाम लिखा है, और इनको 1 महीने का व्यू चाहिए मैम। दालमिया भारत एंड दालमिया भारत सीमेंट और डिविस लैब। ना स्लो पे चल रही है, ठीक है कोई बात नहीं। डालमिया भारत अभी चल रहा है 2,142 पर। स्टॉक ठीक ठाक है, लेकिन एक और स्टॉक है जो सीमेंट इंडस्ट्री का ही है और इससे बेटर प्राइस और रिस्क रिवॉर्ड पर है, दैट इज एसीसी। एक्चुअली दो हैं, एसीसी एंड ओरिएंट सीमेंट। तो अगर आपको सीमेंट में स्टॉक्स देखने ही है तो एसीसी को या फिर ओरिएंट सीमेंट को देखिए। छोटा रिस्क है, रिवॉर्ड बहुत बेटर है। तो डालमिया भारत भी ठीक ठाक है, लेकिन दो तीनों में से अगर सामने रखा जाए कि किसको बाय करें, तो आई वुड गो विद एसीसी एंड ओरिएंट सीमेंट।
तो फिलहाल अच्छा। उसको तर्ज दे दीजिए मेरे हिसाब से तो। हालाँकि अगर स्पेसिफिकली इस स्टॉक में अगर आप पहले से हैं खरीद या फिर फ्रेश खरीदने का प्लान कर ही रहे हैं कि आपको डालमिया भारत में ही पैसा लगाना है, उस नज़रिए से भी 2250 से लेकर के लगभग 2300 के भाव 2370 के भाव आपको आते हुए दिख जाएँगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करिएगा 2020 का एंड करंट प्राइस पर भी एंट्री थोड़ी बहुत बनाई जा सकती है। बट ज़्यादा जो मेरा पॉजिटिव आउटलुक है वो ओरिएंट सीमेंट और एसीसी को जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा नाम है डिविस लैब का, उसमें क्या करना है? डिविस लैब एक सेकंड संदीप जी। ओके, डिविस लैब इज 6385 एज ऑफ नाउ। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एंट्री बना सकते हैं, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस को मैं ज्यादा मैं चाहूंगी कि आप अगर एंट्री बनाए तो स्टॉप लॉस पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिएगा। अगर ट्रिगर्ड हो जाए तो छोड़ ही दीजिएगा। दैट इज अगर आप अभी एंट्री बना रहे हैं बना सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 6200 यानी 6200 का। इसके अगेंस्ट जो मिनिमम टारगेट्स हैं वो 6500 से हमें लगभग 6750 के दिख सकते हैं। बट ये थोड़ा सा रिस्की बेट है, तो स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए बाय एनी चांस तो उसको फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, एक बार HEG भी देख लीजिए। मीतिका स्वरूप जी कह रही हैं कि आप ही ने बताया था, HEG मैंने आप ही के कहने पे लिया, 640 रुपये पर लिया है, अब क्या करना चाहिए? 640 पर लिया है। देखिए पुल बैक एक्सपेक्टेड था और अभी भी ये पुल बैक जो है एक सही बाइंग यहाँ पर 580 की होगी। मैंने तब भी ये बोला था कि 580 के आसपास यहाँ पर एवरेजिंग करनी पड़ सकती है। तो जो स्टॉक में आप हाथ डाल रहे हो उस स्टॉक को देखो कि उसकी चाल कैसी है। क्या वो HDFC बैंक जैसा है, रिलायंस जैसा है, या फिर वो HEG, इरकॉन, हिंदुस्तान कॉपर इस जैसा है। कितने समय में कितना मूवमेंट इजीली होता है उस स्टॉक में, ये जरूर ध्यान में रखिए। अब रही बात, क्योंकि इसने इस HEG ने अभी अपने सपोर्ट की तरफ आ रहा है तो 580 के आसपास ही आएगा, 585 के आसपास आएगा। वहां पर थोड़ा बहुत एडिशन करने की गुंजाइश आपको रखनी चाहिए। जैसे कि पहले बताया था, रखी भी होगी आपने, तो वो व्यू पर तैयार रहिए कि 485 के आसपास आए तो थोड़ा बहुत एडिशन करना है। स्टॉप लॉस जो मुझे ध्यान है, मैंने लगभग स्टॉप लॉस यहाँ पर 540 या 550 का ही सजेस्ट किया होगा, उससे नीचे का नहीं। आप इसको उसके साथ होल्ड कर सकते हैं। जो टारगेट है यहाँ पर आप 670 ऑनवर्ड्स अप टू 750 के टारगेट का बिल्कुल वेट कर सकते हैं। एवरेजिंग इट्स योर चॉइस। अगर आपने पूरा पैसा एक बार लगाया है, आधी बात मानी और आधी नहीं मानी, तो फिर एवरेजिंग इज योर चॉइस। पूरी बात सुननी चाहिए। यस। जैसा आपको बोला गया, मुझे याद है ओला इलेक्ट्रिक वाला भी, जब आपने 32.5-33 के आसपास ओला बोला था, उस समय आपने कहा था 27 तक भी आपको हो सकता है कि एवरेजिंग करनी पड़े, जैसा आप इस केस में भी बता रही हैं, लेकिन वो नौबत आई नहीं। और आपने, अच्छा, दूसरा स्टॉक वो ओला इलेक्ट्रिक ही था जो आप सुबह बता रही थी ना, IFB एग्रो के साथ साथ मुझे याद आया, आपने कहा था कि ओला इलेक्ट्रिक में भी 41-42 का लेवल आ गया, आज तो 44 तक भी गया आई थिंक ऊपर में। तो उसमें भी आपने कहा था कि आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और बाकी को होल्ड कीजिए। तो ज़बरदस्त मूव उस स्टॉक में भी हमने बनता हुआ दिखा है। तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो आपने रेकमेंड किए और उनमें बहुत ही ज़बरदस्त मूव बनता हुआ दिखा है, जिसमें IFB एग्रो और ओला इलेक्ट्रिक शामिल है।